माई फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि जितना घर से दूर जाओगे उतना ग्रो करोगे। तो आई जॉइंड माई कैरियर एंड जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आई केप्ट ऑन गोइंग। हर एक आदमी की इच्छा होती है कि एक टॉप ऑफ कैरियर में आदमी पहुंचे। One point in career I could be the MD of the company. So it was a journey we started with a graduate engineer to the MD of the organization. अगर आपका गोल क्लियर है एंड आप उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेटेड वे में काम कर रहे हैं तो कोई गोल इम्पॉसिबल नहीं। 2023 में आई वॉज अपॉइंटेड MD ऑफ द कंपनी। मेरे प्रीवियस कंपनी में जो कुलीग्स थे उन्होंने बड़े अच्छे क्रिएटिव्स बनाए और डालने शुरू किए। फर्स्ट MD ऑफ ए जापानीज कंपनी, फर्स्ट MD ऑफ ए जापानीज कंपनी। मैंने कहा ये कुछ तो अच्छा हुआ है। आई थिंक हर एक का एक कैरियर एक लर्निंग जर्नी होती है और ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो अच्छी लर्निंग्स हैं वो शेयर की जाए। आप सभी का स्वागत है चेंज एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट में, जहां हम चेंज और उससे आगे की भी बात करते हैं। जब हम कहते हैं आगे की भी बात, वो है वो सारे सपने, वो सारे आइडियाज़ और वो सारी अनफिनिश्ड बैटल्स जो तब भी रहती हैं जब स्पॉटलाइट नहीं रहती। आज हमारे मेहमान हमारे साथ जो हैं वो है लीडरशिप के एक जाने माने नाम। उन्हें मैं जाने माने नाम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जापानीज़ फर्म में जिसे हम कहते हैं कि जनरली आप देखेंगे जापानीज़ फर्म्स जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे हमेशा जापानीज़ ही टॉप मैनेजमेंट में होते हैं। ये पहले इंडियन है जो जापानीज़ फर्म में MD बने और आज वो CEO हैं कुबोटा इंडिया के, जो एक जानी मानी कंपनी है, जापानीज़ फर्म है। इंडिया में इनके कई ऑफिसेज हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल की। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, लीडर एज ए कोच, और ये प्रोपोगेट करते हैं कोचिंग लीडरशिप स्टाइल को। जनरली हम कहते हैं लीडरशिप इज़ व्हाट, राइट? देयर आर मेनी स्टाइल ऑफ लीडरशिप, बट ये हमेशा कहते हैं कि लीडरशिप में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, हमें एक दूसरे से समझ के काम करना चाहिए और कोचिंग होनी चाहिए। तो हम उनसे जानेंगे कि ये कोचिंग लीडरशिप स्टाइल क्या है और जापानीज़ लीडरशिप स्टाइल क्या है, और उनकी बुक के बारे में भी जानेंगे, लीडर एज अ कोच। थैंक यू गिरिवाल जी आज हमारे चेंज एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट में आने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत अच्छा लग रहा मुझे यहाँ आके। थैंक यू सो मच। ओके, मैं ना आपके बारे में पढ़ रही थी काफ़ी, और आपका 3 डिकेड से ज़्यादा का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। तो ये एक यंग प्रोफेशनल से इम्पैक्टफुल लीडर आज जो आप हैं, इसका सफ़र कैसे तय किया आपने? तो आई थिंक ये बहुत लंबा सफ़र है, तो इसको मतलब शॉर्ट में आंसर करना बहुत मुश्किल रहेगा, बट मैं कोशिश करूँगा। तो जैसे आपने बोला कि 1990 आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, तो वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। आई जॉइंड द कॉर्पोरेट लाइफ एज ए यंग, जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी बोलते हैं, तो ऐसे स्टार्ट हुआ। और वहाँ से मतलब हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट हुआ, आई कैन से। एंड वन ऑफ द थिंग्स which took me forward was my father always used to say कि जितना घर से दूर जाओगे उतना ग्रो करोगे। अच्छा। So he never, मतलब नॉर्मली पेरेंट्स होते हैं कि आप घर के पास रहो, बट he said घर से जितना दूर जाओगे। तो I joined my career and जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली I kept on going. So today I am, जब 7वें शहर में हूँ मैं, जहाँ आज मैं हूँ, तो मैं इतने सिटीज़ मैंने क्रॉस किए। एंड फाइनली एक आई थिंक हर एक आदमी की इच्छा होती है कि एक टॉप ऑफ दी मतलब कैरियर में आदमी पहुंचे। तो आई वाज फॉर्चुनेट कि एट वन पॉइंट इन कैरियर आई कुड बी दी MD ऑफ द कंपनी। सो इट वाज अ जर्नी वी स्टार्टेड विद अ ग्रेजुएट इंजीनियर टू द MD ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें आई थिंक सबसे जो एक बड़ा रोल मैं कहूँगा वो रहा कि जो एक लर्निंग रहती है। सो आई वाज ऑलवेज कीन टू लर्न समथिंग न्यू, and that learning I think which helped me go forward. Okay. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ये देखी इसके अंदर कि I worked with many leaders, और हर लीडर से मैंने सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और मैं ये देखता था कि बहुत से स्टाइल ऑफ लीडरशिप्स हैं। So I used to see कि there are leaders who are very beloved superiors, and there used to be leaders who are like people say साहब ये तो बहुत tough boss है। So I think that was the journey where I could get experience and knowledge from many leaders working together. और वही चीज़ मुझे लगा कि
आज इस पॉडकास्ट में मुझे शेयर करना चाहिए। Yes. तो आई थिंक एज वी गो फॉरवर्ड विल टॉक अबाउट इट, मतलब इसके बारे में बात करेंगे। बट ये है कि ये आई थिंक हर एक का एक कैरियर एक लर्निंग जर्नी होती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो अच्छी लर्निंग्स हैं वो शेयर की जाएं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मानता हूँ आपका पॉडकास्ट है, तो मैं चाहूँगा कि इसके थ्रू जितना मैं लर्निंग्स अपनी शेयर कर सकूँ आप लोगों से शेयर करूँ। यस, और आज आपके पास बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं लीडरशिप स्टाइल के ऊपर। आप एक जापानीज फर्म कुबोटा इंडिया, मतलब ये काफ़ी जानी मानी फर्म है, इसमें एमडी बने, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है जापानीज कंपनीज में ज़्यादातर वहीं के जापानीज ही बनते हैं, टॉप लीडरशिप में जो लोग होते हैं। एक इंडियन कैसे जापानीज फर्म में एमडी बन गया? राइट, हाँ, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इसी इनिशियली तो मैंने इंडियन कंपनीज में काम किया, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स में मैंने काम किया। देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी कुबोटा के साथ काम करने में। तो 2010 में आई जॉइंड कुबोटा। उस टाइम कुबोटा इंडिया में एंट्री किया था, एंड इट्स अ जापानीज ब्रांड एज यू नो। तो शुरू में हमारे जो फर्स्ट एमडी थे वो थे जापानीज। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, और वैसे करते करते, क्योंकि नॉर्मली जो एमडीज जापान से आते हैं उनका 3 साल का टेन्योर रहता है। सो आई हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद 4 जापानीज एमडीज, और तो एक इच्छा थी मन में कि कंपनी का एमडी बनना चाहिए। तो आई वाज फॉर्चुनेट टू गेट इन बिटवीन कोचिंग, सो देयर वाज वन कोच हु हेल्प्ड मी इन दैट प्रोसेस। कोच मतलब क्या? कोच मतलब एक आप कहेंगे जो एग्जीक्यूटिव कोच रहते हैं, जो बेसिकली आपको गाइड करते हैं कि आपके गोल तक कैसे पहुंचना है। अच्छा। तो आई गॉट फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसा एक कोच मिले जिन्होंने, मतलब उनको कोई मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था मेरी फील्ड का, बट उन्होंने मुझे कोच किया। और उस कोचिंग के थ्रू जब उन्होंने मुझे पूछा कि आपका गोल क्या है लाइफ में, है ना, जो एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कोच का, तो आई सेड आई वांट टू बी एमडी ऑफ द कंपनी। तो उस टाइम ये लगता था कि बहुत बड़ा गोल बोल दिया कि चलो एमडी बनेंगे कंपनी का। फिर उन्होंने पूछा कैसे बनेंगे आप एमडी कंपनी के, तो उस टाइम आई वाज लाइक एट ए वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन। तो मुझे लगा देखिए अभी मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में देख रहा हूँ, तो अगर मुझे कंपनी का एमडी बनना है तो मुझे और जो बाकी फील्ड्स हैं उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं बाकी जो फील्ड्स हैं उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा, और जब मैं वो सीखूँगा तो मेरे जो सुपीरियर्स हैं मुझे ऑब्जर्व करेंगे कि ये इसकी नॉलेज बियॉन्ड सेल्स एंड मार्केटिंग भी है, and probably I'll get a chance to be the MD. They said fine, करिए। अच्छा। तो आई थिंक वो एक ट्रिगर रहा जो मुझे हेल्प किया कि मुझे ये करना चाहिए, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। उसके मैंने काम शुरू किया और अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, इंटरेस्ट लेना शुरू किया इन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के अंदर। और ये मेरी कोचिंग हुई 2020 के अंदर, ये ऑलमोस्ट कोविड का टाइम चल रहा था, और ये कोचिंग ऑनलाइन थी। अच्छा। और वो कोच जो मुझे कोच कर रहे थे वो नेदरलैंड में बैठे थे। वो नेदरलैंड से ऑनलाइन कोचिंग उन्होंने मेरी की। और 3 साल बाद 2023 में आई वाज अपॉइंटेड एमडी ऑफ द कंपनी। वाओ, आई होप सबको ऐसे कोच मिले। तो मुझे लगा कि ये कितनी पावरफुल है कोचिंग। देखिए उन्होंने कोई मुझे ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं दिया, कुछ गाइड नहीं किया, बट उन्होंने बेसिकली मुझे दिखाया कि अपने गोल तक कैसे पहुंचना है। जी। तो आई थिंक उससे मेरी ये लर्निंग रही कि अगर आपका गोल क्लियर है एंड आप उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेटेड वे में काम कर रहे हैं तो कोई गोल इम्पॉसिबल नहीं जी। तो वो एक रहा। और जब मैं एमडी बना तब जैसे आपने बोला कि जापानीज कंपनी के एमडी आप बन गए, तो मुझे पहले नहीं रियलाइज़ हुआ कि कोई बड़ी चीज़ हो गई है। बट जैसे मैं बना तो मुझे बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट आने लगे। मेरे प्रीवियस कंपनी में जो कुलीग्स थे उन्होंने बड़े अच्छे क्रिएटिव्स बनाए और डालने शुरू किए, फर्स्ट एमडी ऑफ ए जापानीज कंपनी, फर्स्ट एमडी ऑफ ए जापानीज कंपनी। तो मैंने कहा ये कुछ तो अच्छा हुआ है। कुछ तो डिफरेंट हुआ है। नहीं, यूएस में सीईओ और एमडी बन जाना उनकी कंपनीज में इजियर है, जापानीज इसीलिए मेरा क्वेश्चन था कि मैंने भी यूएस में काम किया है तो काफ़ी इंडियन है जो है, बट जापानीज कंपनी में इतना इजी नहीं है। हाँ नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि मोस्टली जापानीज कंपनी में जापानीज एमडी या प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जापानीज होते हैं,
बट आई थिंक ये आई विल बी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे अंदर और उन्होंने जी। देखा कि कुछ कैलिबर है और ये अपॉर्चुनिटी दी। और सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकें एक अपना कि आपकी कैपेबिलिटी है, आप एक कंपनी को हैंडल कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग जो हैपन टू मी, और मैंने वो सोचा कि आई थिंक ये चीज़ जो है, ये जो लर्निंग है वो जितनी हो सके मुझे और लोगों से भी शेयर करना चाहिए। तो आई थिंक दिस वाज हाउ इट हैपेंड, एंड मींस आई थिंक इट वाज समथिंग व्हिच प्रॉब्ली वाज थोड़ा नया था, बट या हुआ। उसका एक रीज़न ये भी रहा है कि जापानीज लीडरशिप स्टाइल जो है काफ़ी सुपीरियर माना जाता है। आई एम नॉट श्योर सुपीरियर वर्ड सही है यहाँ पर या नहीं, बट उस स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल जो है उसके बारे में आपसे अच्छा इंसाइट हमें कोई नहीं दे सकता। थोड़ा बताइए क्या है डिफरेंस, इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे हो सकता है? राइट। सो सी आई मतलब मैंने इंडियन लीडर्स के अंदर भी काम किया, जापानीज लीडर्स के अंदर भी काम किया, तो आई थिंक सीखने को मुझे दोनों से मिला। मतलब अच्छे इंडियन लीडर से भी बहुत सीखने को मिला और जापानीज लीडर से भी सीखने को मिला। बट ये है कि जापानीज लीडरशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मुझे लगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जैसे जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। तो एक जापानीज के अंदर एक आप जानते होंगे, जापानीज कंपनी में हर आदमी को सैन लगाते हैं लास्ट में। तो लाइक आई एम नोन एज गरेवाल सैन, सब मुझे गरेवाल सैन जानते हैं ना। तो सैन इज लाइक जी, हम जी बोलते हैं, या इंग्लिश में मिस्टर पहले लगता है बट ये बाद में लगता है। तो सैन इज लाइक ए जी, ना, सो गरेवाल जी या कोई भी जी ऐसा बोलते हैं। तो और ये सबसे ब्यूटी इस चीज़ की है कि ये मतलब जेंडर एग्नोस्टिक है, मतलब इसमें इवन फॉर मेल फीमेल मतलब दोनों के लिए सैन ही यूज होता है। अच्छा, अगर मैं लीडर हूँ तो गीता सैन होगी। तो सैन गीता सैन होंगे आप। ग्रेट। तो और ये है कि ये थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। तो हमने मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा कि वो दैट रिस्पेक्ट वाज फ्रॉम द जूनियर मोस्ट टू द सीनियर मोस्ट, रिस्पेक्ट इज सेम। तो ये मुझे एक अच्छा लगा एक जापानीज लीडरशिप के अंदर कि everybody in the company gets similar respect. So this is I think one great learning. मतलब even हमारा जो ऑफिस बॉय है, he is also called by San. So जब भी we have a प्रदीप San. नहीं, like, ये बहुत मुश्किल है मिलना ये चीज, सबको रिस्पेक्ट देना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक इससे क्या है कि एक वो बिलोंगिंगनेस बनती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और हर आदमी को लगता है कि देखिए मेरी इम्पोर्टेंस भी है इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो आई थिंक दिस वाज वन लर्निंग जो हमने अपनी मतलब अपने कल्चर के अंदर बिल्टअप की ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में। फिर दूसरी चीज़ अब उनकी जो मुझे अच्छी लगी है कि डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी कलेक्टिव, मतलब ऐसा नहीं कि बॉस ने बोल दिया तो वो डिसीजन फाइनल हो गया। सो एनी डिसीजन टू बी टेकन इज नॉर्मली लोग इकट्ठा बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड देन डिसीजन लिया जाता है। अगर कोई फेलियर भी होता है तो कलेक्टिवली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, दूसरे के सर पे नहीं डाल दिया। हाँ, ये नहीं कि किसी के सर पे डाल दिया कि साहब नहीं आपने नहीं किया। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई थिंक ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी उस कल्चर के बारे में। और उसके अलावा आई थिंक पंक्चुअलिटी, आई थिंक ये एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो अगर 9 बजे तो 9 बजे का मतलब ये है कि 8:55। सो अगर मीटिंग 9 बजे शुरू होनी है तो 8:55 शुरू हो जाएगी, एंड 8:50 पे सारा आदमी वहाँ बैठा होगा। ओके। तो आई थिंक क्योंकि वहाँ जापानीज कल्चर में ये मानते हैं कि अगर किसी को वेट करवाना इज डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, कि अगर आप किसी को वेट करवाते हैं तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो वीआईपी कल्चर नहीं है कि आ रहे हैं अपने टाइम, तो इसलिए वो कभी भी किसी को वेट नहीं करवाना चाहते। तो एवरी मीटिंग पीपल आर देयर, सो दैट नोबडी, किसी को वेट ना करना पड़े। टाइम की वैल्यू, सबके टाइम की वैल्यू। तो उससे क्या होता है कि एक डिसिप्लिन बनता है, एक हर आदमी एक दूसरे को प्रॉपर टाइम दे रहा है, सुन रहा है। एंड आई रेयरली फाउंड जापानीज लीडर गेटिंग एंग्री, मतलब बहुत कम मैंने देखा कि गुस्से में कुछ बोल दें वो लोग। मोस्टली वो उनका बड़ा इमोशनली बहुत स्टेबल, और बहुत कम होगा कि कोई कम, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं खैर किसी को गुस्से में किसी के ऊपर शाउट करते हुए। तो उससे मुझे लगा कि देखिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी लीडर है इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, एंड ही शुड नॉट जस्ट
कभी गुस्से में कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कमेंट कर दिया। तो आई थिंक दीज आर जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी उसके बारे में, और हमने उसको अपनी कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर में बिल्टअप किया। और आई थिंक ये बहुत आई थिंक चीज़ें हैं जो आई थिंक वी नीड टू ऑल शेयर एंड लर्न फ्रॉम इट। आप अब मतलब जितने भी पॉइंट्स आपने बोले ना, मुझे आपको देख के ऐसा लग रहा है ये सब आपके लीडरशिप स्टाइल में होंगे। बट आप बताइए कैसे आप लीड करते हैं टीम? नहीं, वो देखिए एक जैसे आप काम करते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन में, और जिन लीडर से साथ आप काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी इनबिल्ट हो जाती हैं जी। तो आई थिंक वो धीरे धीरे काम करने से इट गॉट बिल्ट अप इनटू मी आल्सो एज ए पर्सन। कभी आपने शाउट किया है किसी पे? हाँ, किसी जूनियर पे? मेरे ख्याल रिसेंटली तो मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ किया हो, मतलब नहीं सब हाँ। आपके अंडर काम करना चाहेंगे। नहीं, कई बार बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कई बार लोग जब हमें, जैसे हमारा कुछ इंटरव्यूज होती थी और कुछ लोग हमें ज्वाइन करने के लिए आते थे, तो हम उनसे पूछते थे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो आंसर ये मिलता था क्योंकि हमने सुना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत अच्छा है। तो ये हमें बहुत बार सुनने को मिलता था। तो ये बहुत अच्छा लगता था सुन के कि लोग बाहर भी ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपका कल्चर अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है कि, क्योंकि ये देखिए कलेक्टिव एफर्ट है, ये किसी एक जने का एफर्ट नहीं है, बट एक कलेक्टिव एफर्ट है कि आप एक ऐसा कल्चर बना सकें जिसमें लोग ज्वाइन करना चाहें, जिसमें अच्छा टैलेंट आपके साथ जुड़ना चाहें। आपसे ना लीडरशिप की, आप क्या बोलते हैं उसे, खान है, हिंदी में खान बोलते हैं। तो मुझे ना ये जानना है कि लीडरशिप कितने तरह के होते हैं, लीडरशिप स्टाइल्स कितनी तरह की होती है, और बेस्ट वाली कौन सी होती है आपके हिसाब से? नो, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। ऑफ कोर्स मैं अभी भी लर्न ही कर रहा हूँ, मैं तो ये कहूँगा। सी लीडरशिप स्टाइल्स, देखिए बहुत लिखा गया है, बहुत लिटरेचर है लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर, बट मैं ये मानता हूँ कि लीडरशिप इज इवॉल्विंग सब्जेक्ट, और ये देखें ये इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, और इसकी कोई ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते कि कोई डिफाइंड टेक्स्ट बुक हैं विच कैन टेल यू अबाउट लीडरशिप। बट मैं एक रेफर करना चाहूँगा, एक जिम कॉलिंस की बुक है गुड टू ग्रेट। तो हाँ, तो उस बुक जो बहुत फेमस बुक है उनकी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा डिफाइन किया है। ही हैज डिफाइंड 5 लेवल ऑफ लीडरशिप्स। सो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5. So level 5 is the highest. So level 1 starts with who is a very like individual person, and then a team member, then a manager, like ऐसे करके. So for him, level 5 is the highest level of leadership. और वो level 5 जो leadership है, वो basically that is like a combination of humility and will. So देखिए बहुत लोग ये मानते हैं कि एक लीडर होना चाहिए जो बहुत करिस्मेटिक हो, बहुत उसकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बहुत ऐसा होना चाहिए, बगैर देन लाइफ होना चाहिए। तो दैट्स द फीलिंग पीपल हैव अबाउट अ लीडर। बट एक्चुअली व्हाट ही मेंशन्ड इज के ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेट बनी, उनके लीडर बड़े सिंपल थे। दे वर नॉट वेरी करिस्मेटिक, दे वर नॉट वेरी लार्जर देन लाइफ। द ओनली देयर थिंग दे हैड वाज उनकी पर्सनल ह्यूमिलिटी। पर्सनल ह्यूमिलिटी मीन्स वो दे वर रेडी टू लिसन, दे वर रेडी टू लर्न, है ना। उन्होंने कभी अपना ये नहीं कहा कि माई वे और द हाईवे वाला। सो दैट एंड द सेकेंड थिंग इज अलॉन्ग विद ह्यूमिलिटी जो है प्रोफेशनल विल, कि हर टाइम वो ये सोच रहे थे कि कैसे सक्सीड करें, कैसे आगे निकलें। तो ये 2 कॉम्बिनेशन जब हो जाता है तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो वो दैट लेवल 5, बिकॉज मैंने अपनी बुक में भी उसके बारे में बात की है। हाँ, हम आपकी बुक के बारे में बात करेंगे। Yes. तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट, है ना। सो अगर आप देखिए, अगर इवन इन इंडिया अगर हिस्टोरिकली आप लीडर्स को देखें, है ना, अगर हम सबसे अगर हम लीडर के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट पर्सन हु कम्स टू आवर माइंड इज महात्मा गांधी जी। उनसे अच्छा उनको, है ना, अगर आप एक लीडर की डेफिनेशन बोलते हैं तो महात्मा गांधी ऑलवेज कम, ना, फादर ऑफ द नेशन। So see how simple he was. Yes. He had a very simple life, very simple. I don't think किसी ने उनको, मतलब he was kind of, उन्होंने अहिंसा का जो सबको सिखाया, तो गुस्सा तो उनके अंदर था ही नहीं कहीं पे। तो I think he is kind of a definition of a leader. But ये था, उनके अंदर will थी,
कि हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से जाने देना, मतलब अंग्रेज, मतलब वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस एंड वी हैव टू, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है। तो वो उनकी विल वाज वेरी क्लियर, उनका गोल क्लियर था और उन्होंने पूरी नेशन को उस गोल की तरफ वो लेके गए एज ए लीडर। तो बेसिकली जो उन्होंने वो लेवल 5 लीडर की बात की है, इट्स समथिंग लाइक दैट, एंड आई थिंक देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो ऐसे लीडर्स रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सिंपल पीपल and who were a lot of humility and but they had the will and the goal की तरफ जाने का। तो I think that is if you really ask me कि वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी definition है एक लीडर की। तो मैं उसको लेके चलता हूँ कि एक अच्छे लीडर की एक क्वालिटी होनी चाहिए। Yes. एंड आपने कहा ह्यूमिलिटी, ये मैंने कम सुना है। हाँ, और तो क्या एक लीडर अपनी वल्नरेबिलिटी भी शो कर सकता है? सी लीडर्स आर बेसिकली ह्यूमंस, कोई ऐसे सुपर ह्यूमंस नहीं माना जाता है ऐसे कि वो स्ट्रांग, मतलब हाँ। तो आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी कि सुपर ह्यूमंस डोंट एग्जिस्ट, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस एंड भगवान ने सबको सेम ब्रेन्स दिए हैं। अगर आप देखेंगे कि a normal human brain is everybody gets 86 billion neurons जी कि एवरेज हर एक की मतलब ब्रेन कैपेसिटी है। तो ऐसा कोई सुपर ह्यूमंस तो बने नहीं है। तो लीडर्स आल्सो कम फ्रॉम द सेम ह्यूमंस, दे आर डेवलपिंग, दे आर गिवन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दे कैन समटाइम्स बी रॉन्ग, दे कैन समटाइम्स बी, मतलब वो कभी कभी वो भी इमोशनली दे कैन बी अफेक्टेड। तो आई थिंक देयर शुड बी नथिंग अबाउट, ऐसा नहीं है कि दे आर लार्जर देन लाइफ पीपल और समथिंग, दे आर आल्सो ह्यूमन। सो मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि दे शुड नॉट शो देयर वल्नरेबिलिटी, सो दे शुड बी रादर ओपन एंड बी एबल टू एक्सप्रेस एंड टॉक एंड कम्युनिकेट। सो कम्युनिकेशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लीडरशिप का। सो आई थिंक पीपल शुड बी ओपन टू टॉक एंड डिस्कस। Or how about celebrating failures? Have you ever? See, I will not say क्योंकि फेलियर कोई सेलिब्रेट करने वाली चीज़ तो नहीं है। खैर कहा जाता है कि फेलियर भी सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ कहते हैं, मतलब मैंने कुछ सुना है, बट आई टेक इट इन अ डिफरेंट वे। आई फील जब आप कोई चैलेंज आपके सामने आता है और आप उस चैलेंज को ओवरकम करते हैं, वो जरूर सेलिब्रेट होना चाहिए। और चैलेंज इज लाइक, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि चैलेंज इज लाइक एन एग्जाम गिवन बाय गॉड, कि आपको टाइम टू टाइम चैलेंजेस दिए जाते हैं कि आप उसको ओवरकम करें एंड बिकम ए स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग। तो आई थिंक अगर आपके सामने कोई चैलेंज आता है और आप एज ए टीम यू गेट थ्रू इट, तो आई थिंक दैट्स वो इम्पोर्टेंट है कि आप वो टीम के साथ जरूर सेलिब्रेट करें कि हमने देखिए ये चैलेंज आया था और हमने ओवरकम किया, बिकॉज वो एक कॉन्फिडेंस देता है टीम को कि हाँ अगर नेक्स्ट चैलेंज आएगा हम उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। तो वो एक सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी फॉर एनी लीडर, क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूँ कोई चैलेंज आता है, लोग उसको ओवरकम कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट चैलेंज की तरफ सोचने शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साहब देखिए हमने ओवरकम चैलेंज किया, हमें अप्रिशिएट तो किसी ने किया ही नहीं। तो फॉर एनी लीडर टू सेलिब्रेट कि जब उसकी टीम ने एक चैलेंज ओवरकम किया, उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि टीम को पहले तो अप्रिसिएशन है और दूसरा ये है कि उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ देखिए चैलेंज को हमने ओवरकम किया। तो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक दैट दो सेलिब्रेशन शुड बी डन। राइट। और एक टीम की सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब बेसिकली जनरली सक्सेस डेफिनेशन भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। आपके उसमें क्या है कि कैसे डिफाइन करते हो आप सक्सेस को? नहीं, सक्सेस यही है कि अगर आप एक टीम को इनकरेज कर सकें, इंस्पायर कर सकें कि वो एक ओनरशिप लें गोल का। तो बहुत बार क्या होता है कि एक गोल सेट होता है ना और लीडर को लगता है कि ये गोल होना चाहिए, बट अनलेस द टीम इज एंथ्यूज्ड कि हाँ ये करना चाहिए, वो इंस्पायर्ड हैं करना चाहिए, तभी वो अचीव हो सकता है। तो आई थिंक सक्सेस तभी है अगर वो टीम भी को भी लगे कि हाँ ये हमारा भी गोल है और वो सब मिलके अगर वो अचीव कर लेते हैं, वो आई थिंक दैट इज द बेस्ट सक्सेस फॉर मी। और आपकी पर्सनल सक्सेस? नहीं, पर्सनल सक्सेस तो देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि ये इट्स ऑल ए कलेक्टिव एफर्ट, कोई अकेला तो सक्सीड कर ही नहीं सकता।
दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट एक्चुअली. जनरली लोग अपनी पर्सनल हाँ. सक्सेस के बारे में फोकस नहीं, वो तो करते हैं. देखिए, देखो ये तो सिंपल है. मैंने आई थिंक अगेन आई कीप गोइंग बैक टू माय बुक. तो मैंने बुक के अंदर एक ये लिखा है कि व्हेन यू गो टू ए लीडरशिप लेवल, है ना, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप क्या कर रहे हैं, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी टीम क्या कर रही है. जी. तो वो ये एक लीडर को ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि बियॉन्ड ए पॉइंट व्हेन यू आर ए लीडरशिप, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू डू, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट व्हाट योर टीम डज. तो वो अगर चीज़ हम उसको समझेंगे तो आई थिंक दैट इज ऑल सक्सेस. That's something. And we will come to your book now. गिरिपाल जी, आपने एक बुक लिखी है, मैंने पढ़ा भी है, लीडर एज कोच. पहले तो ना लीडरशिप पे काफ़ी बुक्स लिखी हुई है, सभी लोगों ने, मैंने भी पढ़ी है. ये बुक लिखने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया, है ना? और ऑलरेडी जो बुक्स हैं इतनी सारी मार्केट में, तो ऐसा कौन सा गैप है उन बुक्स में जो एड्रेस नहीं हुआ है और आप इस बुक के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसमें ना 2-3 रीज़न थे जो मुझे लगा. तो सबसे पहले तो मैंने जो बुक में अपने मेंशन किया है कि कोई भी अगर आप मान लीजिए अपना एक्सपीरियंस है या आपकी जो लर्निंग्स हैं, इट शुड बी शेयर्ड विद द वर्ल्ड. तो मुझे लगा कि जैसे आई हैड ए चांस कि मैंने इंडियन लीडर के साथ भी काम किया, जापानीज लीडर्स के साथ भी काम किया, तो ये एक मतलब लर्निंग्स हैं जो थोड़ी यूनिक मुझे लगी. और तीसरी चीज़, मुझे जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया द पावर ऑफ कोचिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे आई कुड रीच द पोजीशन थ्रू कोचिंग, तो मुझे लगा ये कोचिंग भी बहुत एक पावरफुल टूल है. और फिर मैंने इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश की. रादर जब ये कोविड का टाइम था, देन फिर मैंने इसमें ट्रेनिंग भी ली. सो मैंने NLP कोचिंग के अंदर आई वेंट थ्रू ए ट्रेनिंग टू बी एन NLP कोच. ऑफ कोर्स मैंने उसको मतलब आई डिडंट बिकम ए कोच, बट मैंने कहा ये सीखना ज़रूरी है कि कैसे इसको लीडरशिप के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो एक लीडर को NLP कोचिंग, तो राइट. सो सी, ये सब टूल्स हैं. तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक टूल है कोचिंग विच कैन बी हेल्पफुल फॉर ए लीडर. तो मुझे ये लगा कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लीडरशिप स्किल्स एंड कोचिंग कुड बी ए ग्रेट कॉम्बिनेशन. और फिर मैंने इसको थोड़ा स्टडी करना शुरू किया, तो आई फाउंड कि मतलब दोनों चीज़ों के अंदर बहुत पावरफुल ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कंबाइन की जाएँ तो इट कुड बी ए वेरी मतलब रियली कम फॉरवर्ड एज ए ग्रेट लीडरशिप स्किल. तो वो मैंने सोचा कि आई शुड शेयर विद द वर्ल्ड कि कैसे ये, क्योंकि जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो जापानीज लीडर्स हैं, हाउ दे डू ए कलेक्टिव, मतलब जब भी कोई डिसीजन लेना है कलेक्टिवली, विच मीन लिसनिंग टू अदर पीपल्स थॉट्स. कोचिंग में भी ऐसा ही है, वेयर यू एक्चुअली कम्युनिकेट एंड लिसन टू अदर पीपल्स ओपिनियंस, आइडियाज. तो देन आई थॉट कि ये अगर ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि वेयर यू कैन कंबाइन बोथ, आई थिंक दिस विल बी ए ग्रेट थिंग. दूसरा मैंने ये देखा कि जैसे आपने बोला कि बहुत सारी बुक्स लीडरशिप पे लिखी गई हैं, मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया गया कि साहब इतनी बुक्स हैं, आप क्यों बुक लिख रहे हो उसके ऊपर. तो देन आई फाउंड कि मोस्ट ऑफ द बुक्स जैसे आर रिटन बाय फॉरेन ऑथर्स. आप देखिए ज़्यादातर आपको मैनेजमेंट बुक्स फॉरेन ऑथर्स की मिलती हैं. और व्हेन द इंडियन ऑडियंस जो हमारा है वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंडियन नहीं मिलते. और कई बार वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं विच आर वेरी बिग वर्ड्स और डिफिकल्ट वर्ड्स, देन पीपल गेट डिस्कनेक्टेड. कंटेक्स्ट भी थोड़ा कंटेक्स्ट. तो आई थॉट कि एक तो बुक की लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, ताकि जो नॉन रीडर्स भी हैं वो भी इसको पढ़ें, और पीपल फाइंड इट इजी टू रीड, सिंपल टू रीड, एंड मैसेज शुड गो अक्रॉस. तो मैंने इसलिए अपनी बुक की इंग्लिश बड़ी सिंपल रखी, सो दैट इवन नॉन रीडर्स रीड इट एंड मैसेज गेट्स अक्रॉस. और दूसरा ये था, मैं हमेशा आई हैव बीन एविड रीडर माई सेल्फ, मुझे ये था कि बुक्स पढ़नी चाहिए जी. और मैं हमेशा अपनी टीम को भी बोलता था बुक्स पढ़ो और बुक्स पढ़ें, हर बार बुक पढ़ें. तो बट बहुत लोग पढ़ते नहीं थे. तो फिर मैंने उन्हें पूछना शुरू किया, क्यों नहीं बुक पढ़ते आप, ऐसा क्या? तो बोले साहब ऐसा है कि वो कई बार हमें ना उसकी लैंग्वेज उतनी सिंपल नहीं लगती, फिर हमें मुश्किल लगता. तो देन आई थॉट ये हम ऐसी बुक बनाएं जो थोड़ी कॉम्पैक्ट हो, easy to read हो, and all messages there, and also real life examples are there in this book.
तो वो एक रहा, आई थिंक दो दैट्स व्हाट ए कॉम्बिनेशन आई वांटेड टू पुट देयर. तो और आई थिंक देयर आर फ्यू स्टोरीज बिहाइंड इट आल्सो जो मुझे इंस्पिरेशंस मिली. सो लाइक वी वर एट एन एयरपोर्ट वंस, मी एंड माय वाइफ वर ट्रैवलिंग. तो जब हम बैठे थे तो जैसे वो फूड कोर्ट में बैठे तो एक और टेबल पे 4-5 लोग बैठे थे जो प्रॉब्ली टीम होगी, टीम ऑफ पीपल वर सिटिंग. एंड वो वही सर देखिए उन लोगों को इजीली पता लगता है उनमें से बॉस कौन है. तो मैंने कहा ये कैसे पता लगता है कि कौन बॉस है? बोली देखिए जो कॉन्टिन्यूस बोल रहा है वो बॉस होगा. और जो बाकी जो सिर्फ सिर हिला रहे हैं वो सिर्फ वो उनके टीम मेंबर्स हैं. तो मैंने देखा कितना ऑब्वियस है. देखिए कि एज लीडर्स क्या मतलब हम सिर्फ क्या बोली जा रहे हैं, हम सिर्फ बताई जा रहे हैं और हम दूसरे की सुन नहीं रहे हैं. वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है. वो लोग कितना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कितनी ओनरशिप ले रहे हैं उस चीज़ की. तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टीम को कोई भी अगर आप डायरेक्शन दे रहे हैं उसकी ओनरशिप भी लेनी चाहिए. और कोचिंग के अंदर ये एक चीज़ है जो हेल्प करती है टीम को ओनरशिप लेने के लिए. बिकॉज इन कोचिंग यू आस्क, यू डोंट टेल. तो आई थिंक अगर लीडर्स पूछना शुरू कर दें तो लॉट ऑफ थिंग्स विल गो ऑन टू द टीम कि वो ओनरशिप लेंगे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे दिल से. तो वही मैंने इस बुक के में कैप्चर करने की कोशिश की है कि यूज कोचिंग स्किल्स टू ब्रिंग दैट ओनरशिप. आपकी टीम के अंदर ऐसी ओनरशिप लाएं कि उनको वो खुद अपना जाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें. So that was the basic purpose of combining leadership with coaching, and then I thought I should write this book. Yeah, and ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी लीडर्स और जो फ्यूचर लीडर्स भी हैं. और अगर ऐसी कोई बुक है क्योंकि ये मैनेजमेंट कोर्सेज में नहीं मिलता है सीखने को. Right. और मेरा क्वेश्चन भी है उससे रिलेटेड, मैं पूछूंगी आपको. और एक चीज़ है कि आप ये जो बुक की पर्सनल रॉयल्टी है ये स्वेरुल फाउंडेशन को उनके एजुकेशनल इनिशिएटिव के लिए डोनेट कर रहे हैं. ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? See the thing is, जैसे आपने बोला सक्सेस, तो see सक्सेस हैज़ कम फॉर मी इन माई कैरियर. तो मेरा पर्पज़ ये बुक लिखने का ये नहीं था कि मैं इससे कुछ रॉयल्टी कमाऊँ या इससे कुछ मैं अर्निंग करूँ. सो दैट माई कॉर्पोरेट लाइफ मुझे ऑलरेडी दे रही है. तो मेरा पर्पज़ ये बुक लिखने का ये था कि मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं एंड और लोग इसको पढ़ें और एक अच्छा कल्चरल शिफ्ट आए लीडरशिप के अंदर. सो वो पर्पज़ था. तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इसकी मैं रॉयल्टी आई टेक इट एज माई अर्निंग. तो देन आई थॉट आई सीन स्वेरुल फाउंडेशन कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, एजुकेटिंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. तो मैंने कहा आई थिंक दिस प्रॉब्ली आई शुड गिव दिस to this social cause. तो मैंने सोचा आई थिंक दिस वुड बी अ परफेक्ट थिंग. तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मेरा जो भी इसमें से रॉयल्टी आएगी आई विल डोनेट टू स्वेरुल फाउंडेशन. वेरी नाइस थॉट. और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. और अब हम अपने दूसरे सेगमेंट चेंज के तरफ जा रहे हैं. अभी मैं आपसे पूछ रही थी कि लीडरशिप जो है आपने काफ़ी कुछ बताया और इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं देश में विदेश में, इतने मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, काफ़ी रेप्यूटेड मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं. फिर इतनी लीडर्स की कमी क्यों है? सो आई थिंक गुड क्वेश्चन. बिकॉज सी अगर आप देखें कि मोस्टली प्रोफेशनल्स कैरियर स्टार्ट करते हैं और फंक्शनली मतलब एक नॉर्मल एक कैरियर अगर आप देखें लोग अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं एज ए फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और जैसे जैसे उनके कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है स्लोली दे गेट इनटू द लीडरशिप रोल्स. अच्छा. और इन बिटवीन देयर इज कुछ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि उनको कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग या लीडरशिप का कोई एजुकेशन बीच में दिया जाता है. तो डायरेक्टली दे गो ऑन टू बिकमिंग लीडर्स एंड देन स्टार्ट एक्टिंग एज लीडर्स. और उसके अलावा जैसे आपने बोला एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सो आई जैसे मैंने आपको बताया कि आई स्टार्टेड एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग. तो मैंने MBA नहीं किया था. आई वेंट इनटू डायरेक्टली इनटू माय कैरियर. बट इन मिड कैरियर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जीक्यूटिव MBA. तो मैंने IIM कलकत्ता से आई डिड माय 1 year एग्जीक्यूटिव MBA. बट स्ट्रेंजली देयर वर सो मेनी कोर्सेज ऑन लाइक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. तो सब सब्जेक्ट्स मुझे उसमें मिले. But I didn't find any textbook which said leadership and team management.
तो आप देखें इवन इन मैनेजमेंट कॉलेजेस, मतलब आई डोंट नो, आई डिड नॉट कम अक्रॉस एनी मतलब कोर्स और एनी सब्जेक्ट विच सेड अबाउट प्योरली अबाउट लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट. सो देयर आर मे बी सम शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्सेज ये आपको मिलते हैं, बट आई थिंक स्टिल ये एक सब्जेक्ट है जो बहुत डीपली नहीं पढ़ाया जा रहा. और एंड देर आर मैनी लीडर्स जो हु आर नॉट MBAs, who are probably coming from different backgrounds. Some of them are commerce graduates or different अलग फील्ड से आते हैं लोग. Somebody may be from pharmaceutical industries. तो हो क्या रहा है कि there is no major real education on this subject. So what is happening is कि हर आदमी जो थोड़ा बहुत वो सीख रहा है अपने पहले सुपीरियर से या आसपास जो देख के, तो एवरीबॉडी इज ट्राइंग हिज ओन लीडरशिप स्टाइल. सो दैट्स वेयर आई फाइंड कि आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इट शुड बी वेरी थॉरली टॉट. सो एनीबॉडी हु प्रॉब्ली गोज इनटू ए लीडरशिप लेवल must have to go through some kind of a certification or something before taking that leadership role. क्योंकि एक बार आदमी एक लीडरशिप स्टाइल बना लेता है ना, फिर उसको चेंज करना इतना ईजी नहीं होता. So that's where you always find so many variations in leaderships. So जैसे मैंने कहा कि the person could be a beloved superior, beloved leader, or he could be a tough boss. और बॉस तो वैसे ही आजकल मैं देख रहा हूँ कि बॉस is used in a very negative sense. Recently there was a movie which I was seeing which said horrible bosses. तो मतलब ये अब वो आई डोंट नो अनफॉर्चुनेटली क्यों हुआ है ये. मतलब मुझे लगता है जब शुरू में जब बॉस वर्ड आया होगा शायद इसका कोई पॉजिटिव होगा, बट ओवर ए पीरियड व्हाई इट बिकेम नेगेटिव वी हैव टू थिंक. But of course leader is somebody, see when we say leader always need to have followers. Then only a person can be a leader. So I think this is a subject which should be definitely explored and taught in a more stronger way so that we get good leaders in the system. और ना सोशल मीडिया पे ऐसे कई वीडियोस वायरल होते हैं, रील्स आती हैं जिसमें कोई एम्प्लॉई शूट करता है और कोई सेल्स हेड या कोई बॉस या कोई मैनेजर बहुत बुरी तरीके से शाउट कर रहे हैं क्योंकि उनके टारगेट रीच नहीं हुए या कोई माइलस्टोन रीच नहीं हुआ. वो काफ़ी मतलब मेंटल टॉर्चर लगता है. इट्स लाइक वर्क प्लेस में ऐसी चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. और आप जिस लीडरशिप स्टाइल की बात कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है. सो आपका क्या इसमें टेक है? देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एज आई सेड, एक लीडर हैज़ टू बी फर्स्टली इमोशनली वेरी स्टेबल. तो होता क्या है कि बहुत बार हम मतलब लीडरशिप इज टेकन एज ए पावर. लोगों को लगता है कि मुझे लीडरशिप का टाइटल मिल गया तो मुझे पावर मिल गई, बट एक्चुअली लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैं मानता हूँ कि लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है to kind of lead your people, your team to success. You are leading somebody to success. तो अगर आदमी उसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो फिर ऐसा he will not behave in this way. बट बहुत बार आपने देखा है कि as soon as people get into a leadership उनको लगता है कि मुझे पावर मिल गई, I can do anything, I can say anything. और बहुत बार leaders in their anger they will make destructive comments. And जैसे वो ऐसी कुछ होता है तो people immediately people start thinking about leaving the organization itself. So in this whole process, agar matlab if somebody is doing this, definitely they will lose competent manpower. क्योंकि competent लोगों को ही दूसरी organizations will take up. सो अच्छे लोग आपको छोड़ जाएंगे अगर आप कोई ऐसा बिहेव करेगा. रिसेंटली एक केस भी हुआ था जहाँ पे कि यंग प्रोफेशनल की डेथ हो गई थी काफ़ी जानी मानी कंपनी में हार्ट अटैक से, और बाद में जब पता चला तो वो वर्क प्रेशर था बहुत ज़्यादा. सीए थी वो. ओके. हाँ तो दैट्स व्हाट, सो आई थिंक ये दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर द सक्सेस ऑफ योर टीम. और बहुत बार मैं देखता हूँ लोग किसी से बात करो, कई बार लीडर्स बहुत बोलते हैं ये चीज़ मैंने बताया था पर उसने नहीं किया, आई टोल्ड हिम सो बट ही डिड नॉट डू. तो अब उसमें होता क्या है कि मे बी उसके पास उससे बेटर आइडिया था. जो टीम मेंबर को आप डायरेक्शन दे रहे हैं शायद उसके पास कोई अच्छा आइडिया था क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को डील कर रहा था. तो आपने उसको डायरेक्शन दे दी बट वो 100% कन्विंस नहीं था उस डायरेक्शन से, तो मे बी वो उसने उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट नहीं किया.
तो इसीलिए ये जो टेल वाला प्रोसेस है ना, लीडर्स को लगता है मैंने बता दिया, मैंने डायरेक्शन दे दी, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी. आई थिंक दिस हैज़ टू स्लाइटली चेंज. सो वी शुड ऑल्सो बी रेडी टू लिसन. वी शुड रेडी टू आस्क व्हाट इज द चैलेंज, क्या और हम कर सकते हैं. तो जो लीडर ये करेगा, आई थिंक फिर वो जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब शाउटिंग एंड करने की. और मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैंने भी यूएस में ना 10 साल काम किया है आईटी में. तो वहाँ से जो लोग आते हैं इंडिया में, मतलब जब छोड़ के आते हैं और सोचते हैं कि हम इंडिया में अपना करियर बनाएंगे, तो वो बहुत मतलब उन्हें जो वर्क प्लेस हरासमेंट फेस करना पड़ता है वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ दूसरी जगह दूसरा एनवायरनमेंट देखा है. तो ऐसा मतलब क्या चेंज करना चाहिए हम लोगों को? नहीं देखिए, आई थिंक डेफिनेटली इन इंडिया ऑल्सो देयर वुड मस्ट बी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जहाँ बहुत अच्छा कल्चर होगा, मैं मानता हूँ. तो बट ये है कि अगर कहीं पे नहीं है वो कल्चर, तो आई थिंक डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करना चाहिए. क्योंकि सी द थिंग इज, अगर हम सचमुच एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस चाहते हैं तो हमें ऐसे कल्चर्स बिल्टअप करने पड़ेंगे जहाँ लोग को इनकरेज फील हो और वो एक दिल से काम करना चाहें, है ना. कई बार क्या होता है कि बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए लोग काम करते हैं. बेसिकली वो कंप्लेन करते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल और जो हायरार्की है, रिजिड हायरार्की है, राइट. तो उसमें ज़्यादा इश्यूज आते हैं. अगेन दिस इज रिलेटेड टू, क्योंकि सी लीडरशिप अगेन हर आदमी ने अपने हिसाब से बना रखी है. हर आदमी डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल चला रहा है. किसी का दिल कर रहा है कि मैं एक बहुत टफ लीडर बनूं, तो वो टफ लीडर बन रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं सी एक इसके अंदर मैं मानता हूँ कि एक एचआर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. और हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स. पहले बात तो आई डोंट नो वेदर ये रिसोर्स है क्योंकि रिसोर्स का मतलब अगर आप इफ यू सर्च है ना गूगल द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज जैसे कोई चीज़ आप दे रहे हैं किसी को यूज़ करने के लिए, है ना. ये कोई सामग्री है उपयोग के लिए, मतलब हिंदी में सब लिखा जाता है उसको, सिर्फ रिसोर्स को. बट ह्यूमंस आर नॉट सामग्री टू बी यूज्ड किसी के लिए, है ना. तो दे आर इंडिविजुअल्स. तो आई थिंक ये जो है ना, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये ह्यूमन रिसोर्स की बजाय ये नाम होना चाहिए ह्यूमन रिस्पेक्ट. सो HR डिपार्टमेंट शुड बी ह्यूमन रिस्पेक्ट डिपार्टमेंट. तो आई थिंक वो हो जाएगा तो आई थिंक ये ऑटोमेटिकली कल्चर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस विल बी बेटर. एंड आई थिंक ये डेफिनेटली रोल मैनेजमेंट का भी है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो ऑफ द HR जो डिपार्टमेंट्स हैं, दैट यू इंश्योर करें कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए प्रॉपर वर्क कल्चर, पीपल गेट अ प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड देयर प्रॉपर कम्युनिकेशंस आर हैपनिंग. तो ये सब होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो आदमी रिस्पेक्टफुली ट्रीट होगा, तो आप कैसे डेवलप करेंगे लोगों को. तो सो जैसे आपने देखा कि ये जो भी शाउटिंग या जो भी बहुत है, तो दैट कैन समटाइम पीपल आर लुकिंग एट वेरी शॉर्ट टर्म कि हमारा हो जाए, टारगेट हो जाए या हो जाए. बट अगर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूस अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए लोगों को डेवलप तो करना ही पड़ेगा. उनको भी थोड़ा चांस देना पड़ेगा कि अपने अच्छे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर सकें. गिरिवाल जी, आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में और जहाँ जेनजी हमारी वर्कफोर्स है, बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं दिस इज डिफिकल्ट जनरेशन टू हैंडल. ओके. आपके हिसाब से सच में ऐसा है या लीडरशिप को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है? सी द थिंग इज, मैं तो ये कहूँगा कि जो जेन ज़ी है, सो अगर आप इफ़ यू लुक एट द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जी, तो प्रॉब्ली जेन ज़ी या अब तो जेन अल्फा भी आ रहे हैं आगे, सो आर द मोस्ट इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग्स. तो हमें ये भी देखना चाहिए प्रॉब्ली दे आर द प्रॉब्ली द पीपल हु आर द मोस्ट इवॉल्व्ड पीपल वॉकिंग ऑन अर्थ टुडे. एंड अभी क्या है, मतलब उस जनरेशन के पास दे हैव प्लेथोरा ऑफ नॉलेज. मतलब आज के दिन जस्ट विद ए क्लिक ऑफ ए माउस और मे बी जस्ट ए टच ऑफ ए फिंगर, द होल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू देम अक्रॉस द वर्ल्ड. क्या चल रहा है ऑन गूगल, एवरीथिंग. सो दे आर ऑल्सो द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड जनरेशन, आई विल से. तो अब सी ऐसी जनरेशन को आपको हैंडल करने के लिए यू नीड स्लाइटली डिफरेंट. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लीडरशिप एक इवॉल्विंग फील्ड है. So when you are dealing with people who are kind of
having that kind of knowledge, and also they have much more, I will say, opportunities today. तो अगर इन लोगों को हमें रखना है तो आई थिंक दे हैव टू बी इनकरेज्ड एंड ऑल्सो बी इन्वॉल्व्ड. तो जो हम बोलते हैं ना कि एक उनको एक वो चाहिए इन्वॉल्वमेंट, कि हमें हमारी इन्वॉल्वमेंट कहाँ है. तो अगर कोई भी, अगर उनको आप किसी फील्ड में चाहते हैं कि वो आपके साथ हों, तो उनको ये लगना चाहिए कि हम इस जो हम कहेंगे कि गोल का पहुंचने के लिए हम उसका हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ इट. अगर उनको लगेगा कि नहीं, हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है करने के लिए, अगर उनकी वो खुद की वो उसमें इच्छा नहीं होगी, तो दे विल नॉट डू इट. सो अगेन आई कम बैक टू हाउ कोचिंग कैन बी हेल्पफुल फॉर जेन ज़ी. बिकॉज कोचिंग के अंदर क्या है कि उनको फील होगा कि उनके जो आइडियाज़ है उसको वैल्यू दिया जा रहा है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उनकी भी जो बातें हैं उनको वैल्यू करें हम, और उनको इन्वॉल्व करें. उनको भी पूछें भी आपको क्या लगता है कि कैसे इस चीज़ को डील किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं. तो जब वो उनको लगेगा कि हाँ हमें भी वैल्यू किया जा रहा है, हमें भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, एंड दे बिकम पार्ट ऑफ दैट pathway to go forward. So I think that is when they would be kind of involved with us. तो वो एक ज़रूरी है. और अगर कहीं पे भी उनको लगेगा कि साहब मेरी तो कोई आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे से तो कोई पूछ नहीं रहा, then definitely they are going to change or go away and do something else. Yes. तो फिर हमारे लीडर्स को इतनी स्ट्रगल क्यों हो रही है डायरेक्टिव माइंडसेट से कोचिंग माइंडसेट की तरफ जाने में? तो उसमें क्या है ना कि आई थिंक देयर आर टू थिंग्स इन दिस. एक तो जैसे मैंने पहले बोला कि वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि टाइटल इज गिविंग मी पावर. तो पावर गिव्स मी ओनली कि मैं डायरेक्ट करना है. सेकेंड थिंग इज पेशेंस. सो मैंने बहुत बार देखा है कि लीडर्स आर वेरी लो ऑन पेशेंस. उनको लगता है कि मैं बस फटाफट इंस्ट्रक्शन दूं और ये लोग अपना काम करें. So not giving time to discuss, not giving time to communicate, ये क्यों ज़रूरी है ना. तो वो एक चीज़ जब मिसिंग हो जाती है तो लोग फिर क्या होता है कि उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. और कई बार हमने मतलब लाइक वी हैव सीन के लोग कोचिंग करने की कोशिश भी करते हैं लीडर्स, बट वो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, बट अगर उनको लगता है कि जो उनके आंसर आ रहे हैं वो उनके आइडिया से मैच नहीं करते, लीडर के आइडिया से मैच नहीं करते, फिर वो ऑटोमेटिकली दे इमीडिएटली गो इनटू डायरेक्टिव माइंडसेट. क्योंकि उनको लगता है कि ये जो कोचिंग वगैरह है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, कौन पूछेगा, सुनेगा, समझेगा. तो इमीडिएटली लूज पेशेंस एंड से ठीक है हम ये करो. मतलब कई बार क्वेश्चन पूछते भी हैं बट उसका आंसर ध्यान से नहीं सुनते. तो आई थिंक Leaders are not good listeners. Not good, but I think patience is थोड़ा सा कम है. अच्छा. क्योंकि सी कोचिंग थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा टाइम तो लगता है उसमें ना. तो अगर आपको पेशेंस है then only you can do. But if you are not patient, you are not empathetic, तो people shift on back into directive mindset. तो अगर सचमुच ये करना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा that patience should be there, कि दूसरे की भी सुन लें हम थोड़ा, कि हो सकता है उसके पास हमारे से बेटर आइडिया हो. तो हमारे जो लीडर्स हैं उनके ऐसे कौन से नेगेटिव या टॉक्सिक ट्रेट्स हैं जो विजिबल हैं काफ़ी, जो उन्हें छोड़ देने चाहिए अगर आज के इवॉल्विंग उसमें काम करना है तो? जी सबसे बड़ा तो एरोगेंस. जी तो आई थिंक एक एरोगेंस एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले छोड़नी चाहिए. तो जब आप समझ जाएंगे कि आपका टाइटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप ऑटोमेटिकली एरोगेंट नहीं होंगे, क्योंकि देन आप सोचेंगे कि हाँ मुझे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना है. और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा एंगर और उसको भी थोड़ा कंट्रोल, आई थिंक टू बी, जो होता है ना कि बहुत बार ये जो मैंने बताया कि स्पीकिंग व्हेन एंग्री, और कई बार ऐसी कोई चीज़ बोल देना कि जिससे कि वो टोटली आपसे आपका टीम मेंबर डिस्कनेक्ट हो जाए. तो सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक दैट मीन कीपिंग योर टेम्पर इन कंट्रोल, कीपिंग योर इमोशंस इन कंट्रोल, तो वो एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक एरोगेंस एंड कीपिंग योर इमोशंस एंड एंगर इन कंट्रोल. और ये मैं देखता हूँ ये जापानीज लीडर्स डू इट वेरी वेल. तो मैं उनको देखता हूँ कि वो दे नेवर शो देयर इमोशंस,
और दे नेवर शो अपनी, कभी वो अपना इमोशनली ऐसे नहीं होते, या बहुत कोई गुस्से में कोई किसी को बोल रहा है तो नहीं होता। तो आई थिंक दिस इज अनदर, अगेन आई विल से कि लर्निंग, जैसे आपने बोला कि जापानीज लीडर से क्या लर्निंग, तो आई थिंक ये एक है, हम सभी को सीखना चाहिए। और सी अनदर थिंग इन व्हेन आई टॉक अबाउट द जापानीज लीडरशिप इज द ओपन डोर पॉलिसी। अच्छा। तो जैसे हमने पहले जब स्टार्ट किया था कुबोटा इंडिया में, तो कोई कैबिन्स नहीं थे, तो और ये जापानीज ऑफिस से आया था, और जापानीज ऑफिस में कैबिन्स होते नहीं मोस्टली, और अनलेस इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, बाकी लोग सब एक फ्लोर पे बैठते हैं। तो जापानीज जब मैनेजर होगा एक साइड पे बैठा होगा, उसकी टीम उसके सामने बैठी होगी, एंड एनीबॉडी कैन वॉक अप टू द मैनेजर एंड टॉक टू हिम। दे वर्क लाइक अ टीम। हाँ, मतलब ऐसा किसी को नहीं कि साहब नहीं मैं जाके बात नहीं कर सकता बॉस से। तो इवन इन इंडिया हमने पहले तो कैबिन्स थे ही नहीं हमारे, पर बाद में हमने कैबिन्स बनाए, क्योंकि बहुत एक होती थी डिमांड कि कैबिन होना चाहिए। तो उसमें भी रहा कि भी जितना हो सके कीप एन ओपन डोर कैबिन्स का, पीपल शुड कम एबल टू कम, अनलेस आप एक गूगल मीटिंग में हैं या आप किससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कीप योर डोर ओपन। और अगर आपका डोर बंद भी है तो टीम मेंबर कैन ऑलवेज कम एंड अप्रोच, सो ही कैन ऑलवेज कम एंड नॉक एंड डोर एंड कम एंड टॉक टू यू। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो एक आई थिंक होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन शुड बी ईजी विद द लीडर, इट शुड नॉट बी नहीं कि साहब उनके पास टाइम ही नहीं बात करने का आपसे। जनरली बॉसेस अलग कैबिन में ही बैठते हैं। हाँ, मतलब कैबिन में बैठे भी मैं तो कह रहा हूँ कि बट ठीक है कि क्योंकि कई बार हो सकता है आपके आज नाउडेज टाइम ऑफ गूगल मीट्स, पीपल हैव टू बी ऑन ऑनलाइन मीटिंग्स एंड ऑल, उसके लिए ठीक है, वो यूजफुल है। बट ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई टीम मेंबर आपसे आके बात करना चाह रहा है एंड यू से नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी बात नहीं कर सकते। यू शुड बी एटलीस्ट बी मतलब एम्पैथेटिक इनफ टू लिसन टू द पर्सन एंड से ओके। So that's, I think that is again part of human respect, I will say. True. You should be able to respect your colleagues as they are part of your, मतलब आप जैसे वो लोग काम कर रहे हैं आप भी काम कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट है, so you are not having some power over them. Yes. तो वो अगर वो पावर स्ट्रगल खत्म हो जाएगी ना तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत सही कहा आपने। गिरिवाल जी, ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स या डेटा है या कोई ऐसी स्टडी है जो क्लियरली बताती हो कि एम्पैथेटिक लीडर्स जो हैं वो बॉसी लीडर्स से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं? क्योंकि ऐसे तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा है, बट क्लियरली राइट। सो आई थिंक वन थ्योरी कम्स टू माय माइंड, उसका आई थिंक दिस वाज मेड बाय टू साइकोलॉजिस्ट्स, वन इज रिचर्ड रायन एंड एडवर्ड डेसी, दीज आर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर्स। So they did a research on this and they came up, उन्होंने मतलब एक थ्योरी अपनी निकाली थी उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने, कि जो एक ह्यूमन मोटिवेशन कैसे होती है। क्योंकि बहुत से लोग पहले तो ये मानते थे कि सिर्फ मोटिवेशन मतलब इंसेंटिव दो, रिवार्ड दो, मोटिवेशन है, या किसी को थ्रू द फियर से आप मोटिवेशन कर सकते हैं। बट उन्होंने फाइंड आउट किया कि और भी रीजंस हैं, जो उसको बोलते हैं, दे कॉल इट द सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या बोलती है कि तीन चीज़ें हैं जिसके अंदर वो मोटिवेशन एक होती है। एक फर्स्ट है ऑटोनॉमी, सेकंड दे से इज कॉम्पिटेंस, एंड थर्ड इज रिलेटेडनेस। सो ऑटोनॉमी इज बेसिकली जब आदमी को ये फील होता है कि मैं खुद जो करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग, मैं आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ, तो वो फिर अपने दिल से काम करता है। तो सो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, एंड इफ यू लुक एट इट, वो कोचिंग से कहीं ना कहीं लिंक होता है वो। तो अगर आप वो ऑटोनॉमी देते हैं उसको, और उसको ये एक देते हैं कि उसको लगे कि अब मेरी जो मैं सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ, या मुझे उसकी इंडिपेंडेंस है उसको करने की, तो दे फील मोटिवेटेड टू डू इट। दूसरी जो है जो इसके अंदर है कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्स इज इजी, कि जो उसका टास्क है उसके अंदर उसको एटलीस्ट वो कॉम्पिटेंस उसके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एज ए लीडर आपका टास्क है कि उसको उसके लिए कॉम्पिटेंट बनाए, विच मीन्स गिव हिम रिसोर्सेज टू अचीव दैट। अगर उसको कोई स्किल अपग्रेडेशन है या उसकी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसको आप करें, सो दैट ही फील्स कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सो ही फील्स मोटिवेटेड व्हेन ही फील्स आई एम कॉम्पिटेंट टू डू इट। और तीसरी चीज़ है रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस का मतलब है कि उसको ये लगे कि मैं इस चीज़ का हिस्सा हूँ, मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं इसके साथ रिलेट करता हूँ, मैं इस पर्पज़ के साथ रिलेट करता हूँ।
तो वो एक उसको एक फीलिंग आती है कि मैं एक इस बड़े टास्क का हिस्सा हूँ। तो उन्होंने बोला ये 3 चीज़ें अगर हैं तो ए पर्सन विल फील मोटिवेटेड, राइट। तो अगर आप ये देखें कि ऑटोनॉमी अगेन इज अबाउट कि आप उसको चांस दे रहे हो, उसको अपना डिसीजन लेने का, उसको अपनी बात करने का। सो अगेन दैट इज एम्पैथी कि आप यू आर रेडी टू लिसन टू उसके आइडियाज़ के लिए, और कॉम्पिटेंसेस कि आप उसको डेवलप कर रहे हैं, है ना, यू आर डेवलपिंग देयर टीम मेंबर। एंड थर्डली रिलेटेडनेस, मतलब उसको एक फीलिंग दे रहे हो कि आप एक बड़े डिसीजन का हिस्सा हैं, यू आर पार्ट ऑफ दैट लार्जर डिसीजन मेकिंग, यू आर पार्ट ऑफ द टीम, यू आर पार्ट ऑफ दिस। उसको ये नहीं लग रहा कि मैं, ये लोग कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। सो आई थिंक दैट और ये थ्योरी आई थिंक 1985 की थ्योरी है, इवन टुडे इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। और अगर आप देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बहुत वर्ड यूज होता है मोटिवेशन, जिसको तो मैं टीम को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने मोटिवेट करके आया हूँ लोगों को, मैं ये करके आया हूँ। और वो बहुत बार मोटिवेशन कैसी होती है कि करेंगे और ये हाँ लेट्स डू इट एंड हाँ हम सब कर सकते हैं, यस सर एंड ऑल दैट। सो उनको लगता है कि वो मोटिवेशन है। बट हम कई बार ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मोटिवेशन की चाहिए उसको मिस कर जाते हैं। तो आई थिंक तभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम ये एक एज ए एम्पैथी और ये हम एक सुनना शुरू करेंगे, लिसनिंग शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन शुरू करेंगे, तो आई थिंक ये मोटिवेशन जो होगी ना, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, मतलब अंदर से मोटिवेशन, एक होती है बाहर से मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन नॉर्मली कैसे होती है, ये करेंगे ये इंसेंटिव मिलेगा, या कई बार लोग फियर से करते हैं, ये साहब नहीं ये नहीं करोगे तो फिर ये होगा, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बट ये जो है ये इंटरनल मोटिवेशन है। तो दैट इज डेफिनेटली मोर पावरफुल मोटिवेशन। मोटिवेशन अंदर से ही होती है, वही लंबा चलती है, राइट। तो रिसर्च भी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप एक एम्पैथेटिक लीडर हैं, अगर आप एक कोचिंग स्टाइल ऑफ लीडर हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी टीम को एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, एक अच्छी मोटिवेशन दे सकते हैं, यू कैन गेट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। हमने काफ़ी चेंज के ऊपर बात की। एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट में ना चेंज मेकर्स आते हैं, और लीडरशिप के आप चेंज मेकर हो। सो बेसिकली हम चेंज पे बात कर रहे थे, अब हम सेगमेंट में आ गए बियॉन्ड, जहाँ पे हमें चेंज से बियॉन्ड उसके आगे क्या है उस पर बात करनी है। और मेरे पास आपके लिए एक ही क्वेश्चन है उसमें, कि आज से 5-10 साल बाद आप लीडरशिप को कैसे इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं? राइट। सो आई थिंक एक मतलब पीटर ड्रकर, आई थिंक उसको बोलते हैं, उनको एज ए फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। उनकी एक बहुत अच्छी कोट है विच अगेन आई मेंशन्ड इन माय बुक आल्सो। उन्होंने कहा कि द लीडर्स ऑफ द पास्ट न्यू हाउ टू टेल, ओके, एंड द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर विल नो हाउ टू आस्क। तो अगर आप देखेंगे ना, मोस्टली जो मतलब आज तक जो रहा है हमारा लीडरशिप स्किल्स, ये रहा बताना। मैंने बताया था और मैंने समझाया था, बट उन्होंने नहीं किया। मतलब बहुत बार लीडर्स ऐसी स्टेटमेंट आप सुनेंगे। तो लीडर्स को लगता है कि बताना इज देयर टास्क, बट नॉट आस्किंग। तो जो फ्यूचर के लीडर्स हैं ना, इफ दे कैन लर्न टू आस्क, आई थिंक दैट विल बी द ग्रेट थिंग टू हैपन। तो आई थिंक दिस इज व्हाट पीटर ड्रकर सेड फ्यू इयर्स बैक। तो मेरे हिसाब से तो जो फ्यूचर है, कहीं ना कहीं पीपल विल बी मोर एबल टू लिसन एंड आस्क द राइट क्वेश्चंस। और जब तक आप एक अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा आंसर कैसे आएगा जी? किसी के पास अच्छा आंसर है, उसको कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, वो कैसे आंसर देगा? somebody has a good solution, अगर उसको कोई पूछेगा ही नहीं कि साहब कोई बताइए अच्छा सोल्यूशन, तो क्यों बताएगा या क्यों? तो यही हो रहा है कि देयर कुड बी सम बेटर सॉल्यूशंस विद पीपल आर नॉट कमिंग। तो मेरी फीलिंग ये है कि ये कहीं ना कहीं अभी जैसे कोचिंग भी इंडिया में एक नई चीज़ है। बहुत सारे लोग कोचिंग और मेंटरिंग को अभी कंफ्यूज करते हैं, और कई लोग अभी भी स्पोर्ट्स कोचिंग और जो कॉर्पोरेट या हमारी एग्जीक्यूटिव कोचिंग उसको कंफ्यूज करते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ग्लोबली ये चेंज आ रहा है कि कोचिंग इज कमिंग पार्ट ऑफ लीडरशिप। तो मुझे लगता है कि आगे 5 से 10 साल में ना ये चेंज आएगा कि लीडर्स जो हैं वो पूछना भी शुरू करेंगे, सिर्फ बताते ही नहीं रहेंगे। जब पूछेंगे उससे क्या है कि वो
जो आदमी जिससे आप पूछ रहे हैं वो खुद सोचेगा, क्योंकि जब आप किसी कोई क्वेश्चन पूछते हैं इट फोर्स उसको आदमी को सोचने को मजबूर करता है, थिंक करने को, और जब आदमी थिंक करता है तो ही इज यूजिंग हिज माइंड, तो उस टाइम उसके माइंड में चेंज आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम जस्ट बता रहे हैं, टेल कर रहे हैं, हो सकता है वो आदमी कुछ और सोच रहा हो, हम अपनी टीम को हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो कि उनका माइंड कहीं और हो, तो आपने जो बोला उन्होंने एब्जॉर्ब ही नहीं किया, सुना ही नहीं, तो उनके अंदर चेंज कैसे आएगा। तो इसलिए अगर हम पूछते हैं तो आदमी सोचता है, तो डेफिनेटली उसका माइंड उसमें इन्वॉल्व होता है एंड ही बिकम्स पार्ट ऑफ दैट चेंज। तो आई थिंक ये जो अगर हमें ये जेन जी या जेन अल्फा जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी उनको अगर लीड करना है तो आई थिंक कहीं ना कहीं लीडरशिप स्टाइल हैज़ टू इवॉल्व इनटू ए मोर ट्रांसफॉर्मेटिव, मोर काइंड ऑफ कोचिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप, मोर आस्किंग, और कहीं ना कहीं मतलब जैसे मैं बोलता हूँ व्हेन यू आस्क पीपल, सो कहीं ना कहीं यू पुट देम इन द ड्राइविंग सीट ऑफ देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ देखिए मैं कर रहा हूँ। और वही जो आई बात आ गई ऑटोनॉमी, जो मैंने बोला आपको, है ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। और देखिए ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी आपने सुना, शायद नहीं सुना होगा ज़्यादा इसके बारे में, नहीं सुना, तो कहीं पढ़ाई नहीं जा रहा। हाँ, जब 1985 की थ्योरी है और हमारे इंडिया में इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, जबकि मोटिवेशन की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें को थोड़ा सा आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तब ये चेंज आ पाएगा। और मेरे हिसाब से ये 5-10 साल में डेफिनेटली ये लोग समझेंगे इस चीज़ को। और दैट मेरा एक पर्पस ये बुक लिखने का ये भी था कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के बारे में बात करें और इस चीज़ को स्प्रेड आउट करें कि ये हमें चेंज लाना ज़रूरी है। लीडरशिप हैज़ टू इवॉल्व नेक्स्ट लेवल के लिए। और ये बेसिकली कहीं पढ़ने को तो मिल नहीं रहा हमें। आप जैसे लीडर्स या जो आपने बुक लिखी है वहीं से हम ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली थ्रू द पॉडकास्ट लाइक आपने किया, सो आई रियली थैंक कि आप ये मतलब ये सेशन कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इसके थ्रू द मैसेज कहीं ना कहीं तो जाएगा ये, है ना, कुछ लोग जो भी आई थिंक व्यूअर्स ये देखेंगे, तो आई थिंक ये चेंज आना ज़रूरी है, सो दैट हम एक अच्छा वर्क कल्चर बना सकें जहाँ लोग एनकरेज्ड हों मतलब काम करने के लिए, ना कि मजबूरी से काम कर रहे हैं और जैसे उनको कोई और अपॉर्चुनिटी फिर वो चेंज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये कहीं चेंज तो आना ही चाहिए। जी। अब हम अपने रैपिड फायर की तरफ जा रहे हैं। मेरे 9 क्वेश्चंस है और आपको जवाब देना है 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में। बेसिकली कहते हैं कि जब जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो जो फर्स्ट आंसर आता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। योर लाइफ मंत्रा इन 1 लाइन। Yeah, I think to be kind to all living beings. अच्छा, very nice. Leadership in 1 word. As I said, responsibility. Great. अगर आप लीडर नहीं होते तो क्या होते? अगर लीडर नहीं होता तो डेफिनेटली मैं एक कोच होता। वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। अच्छा, 1 thing you would change about the world. I think world is too big, मतलब it's I think a thing to change, मतलब इतना change मतलब for it, but I think in the corporate life definitely I would like to the change I would like to see is कि हम एक mutual respect and understanding ला सकें अपने in the culture in the corporate world around us. तो I think वो change मैं जरूर देखना चाहूँगा। Great. सबसे बड़ा misconception क्या है leadership? See, again I said leaders को फीलिंग के एक लीडर एक लार्जर देन लाइफ बड़ा करिस्मेटिक होना चाहिए, बट ए लीडर कैन बी अ सिंपल ह्यूमन बीइंग हु कैन encourage and engage other human beings. True. And most important quality a leader must have today. So I think सबसे important अगर आप कहेंगे तो it will be listening and not only listening, I will say active listening. True. 1 lesson every young leader should learn. Yeah, so I think when a person goes into a leadership role, तो उसको एक lesson ही होना चाहिए कि ये important नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ये important है कि उसकी टीम क्या कर रही है।
अगर मैं बोलूँ आपको एक मैसेज देना है अपने यंगर सेल्फ को, तो क्या होगा वो? My younger self means when I started my career. You can consider हाँ। anything. So I think the message will be don't take stress. कोई Okay. स्ट्रेस मत लें, आपके आगे बहुत बढ़िया कैरियर है आपके लिए। अच्छा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप हमेशा याद रखे जाने चाहिए? This is a tough one. I think probably as a leader who जिसने अब टाइटल को अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया। ओके। मतलब हाँ, समथिंग लाइक दैट कि जो मतलब wouldn't let title go to his head. ग्रेट। अब तक की लीडरशिप की जो आपकी जर्नी रही है, उसमें सबसे बड़ा लेसन आपने क्या सीखा है? सो देखिए, एक तो ये हर आदमी मतलब एक समझना ज़रूरी है कि टाइटल्स जो हैं ये एक मतलब ये आपको एक टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कोई ऐसा टाइटल नहीं जो आपके लिए परमानेंट लाइफ का है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो आपकी लीडरशिप के टाइटल्स हैं ये आपके साथ कुछ टाइम रहने वाले हैं, है ना। फाइनली यू आर स्टिल द पर्सन, यू आर ए फैमिली मैन एंड आपको टुमारो यू हैव टू रिटायर, यू हैव टू बी विद योर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये टाइटल साथ नहीं आपके रहने वाले, बट जो आपने कैसे लोगों को ट्रीट किया है वो सब लोग याद रखेंगे कि हाउ एज ए लीडर हाउ वर यू एज ए बॉस। तो वो चीज़ डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर, उसको लोग याद रखेंगे। तो आई थिंक आपकी जो एक मतलब आई थिंक एक जो चीज़ है मतलब एक हर लीडर को समझना चाहिए कि हिज टाइटल इज नॉट हिज मतलब व्हाट ही इज, है ना। वो कितना अच्छा ह्यूमन बीइंग है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आई थिंक दिस इज द लर्निंग के कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि टाइटल इज जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, इट्स नॉट हु वी आर, हम वो नहीं है। बट हम कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी एज ए लेगेसी या आपके साथ रहने वाली है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपने जो ये बोला है ना, ये ज्ञान अगर सबको हो जाए, क्योंकि मतलब ऐसे सुनते सभी हैं लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना तो वो होता नहीं है। लोग उसमें ही मतलब वो समझ लेते हैं, आइडेंटिटी बना लेते हैं उसको अपनी। हाँ, वो आइडेंटिटी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि अगेन आई एम सेइंग, जैसे आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सेल्फ। तो द सेम थिंग यू कैन डू इज इवन टुडे आप यू कैन थिंक अबाउट योर ओल्डर सेल्फ। अच्छा। तो अगेन दिस इज लास्ट चैप्टर ऑफ माय बुक, मतलब मेरी बुक का कि आप अगर 90 इयर्स के जब हो जाएंगे, है ना, मतलब somebody is 90 इयर्स, आप अपने आप को आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो उस टाइम अगर आप ये चीज़ सोचेंगे, जब आप 90 इयर्स पे हैं, ऑलमोस्ट यू आर लाइक कंप्लीटेड, और आप एक लाइफ के ऐसे पड़ाव पे पहुंच गए हैं वेर यू हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस टाइम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की अपनी सेल्फ को। तो डेफिनेटली इट विल बी लाइक कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। उस टाइम पे मे बी कई चीज़ें आपका सोचेंगे, सी योर फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने बच्चों को कैसे रेज किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स विल कम टू यू। प्रोफेशनल लाइफ इज जस्ट पार्ट ऑफ योर ओवरऑल लाइफ, बट दैट्स नॉट योर होल लाइफ। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक, तो मैं उसको बोलता हूँ लेटर फ्रॉम योर फ्यूचर टू योर प्रेजेंट यू। तो एक चिट्ठी लिखें अपने आप को कि मैं 90 साल का हो गया हूँ और अब मेरे लिए क्या मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने आप को। तो मैंने ऐसे एक लेटर लिखी है अपने आप को। अच्छा। और मैं हमेशा अपने बैग में रखता हूँ। तो जब भी मुझे बहुत स्ट्रेस होता है मैं वो लेटर खोल के पढ़ लेता हूँ। तो मुझे पर्सपेक्टिव दे देता है कि वे लाइफ के आगे अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है ना। तो देन यू कैन सी ए मोर, आपको बोलते हैं ना, एक लॉन्गर टर्म पिक्चर आप देख सकते हैं अपनी। इसीलिए आप इतने बेहतरीन लीडर हैं। नहीं, देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ व्हिच यू हैव टू थिंक, एंड एज ए ह्यूमन हमें अगर एक दूसरे ह्यूमन को हम अच्छे से ट्रीट करेंगे तो ये आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स एक एक्सपेक्टेड है फ्रॉम एनी इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग, आई विल से। आपके हिसाब से एक लीडर की लेगेसी क्या होनी चाहिए? तो आई थिंक एक लीडर को पहले तो जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा वो ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्रिएट करे कि
लोग एंथ्यूज्ड हों, मतलब एंथ्यूजियास्टिक हों काम करने के लिए, इनकरेज्ड हों, इंस्पायर्ड हों करने के लिए, उनको अच्छा लगे। तो उनको सुबह मंडे को ऑफिस आना अच्छा लगे कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ। हाँ, मंडे किसी को अच्छा नहीं लगता। तो मंडे किसी को अच्छा नहीं लगता, तो ये लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर वो आप एक ऐसा एक मोमेंटम बना सकें, इंकरेजमेंट दे सकें कि उनको उतना बुरा ना लगे, उनको लगे मैं कुछ अचीव करने जा रहा हूँ, मैं कुछ पर्पस सॉल्व करने जा रहा हूँ। अगर वो आप कनेक्ट कर सकें विद द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और वैसा आप कल्चर बना सकें, एंड प्लस जो मैंने बोला, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इन अ वे, एक कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट एक क्रिएट कर सकें, तो आई थिंक दैट विल बी ए गुड लेगेसी टू लीव। और उसके आगे नेक्स्ट भी है कि आप नेक्स्ट लेवल लीडर्स ऐसे डेवलप करके जाएं जो आपके उस वर्क कल्चर को आगे लेके जा सकें। Yes. So that's another important legacy, that you create next level leader, क्योंकि हर लीडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि वो नेक्स्ट लेवल के लीडर्स जो डेवलप करें, एंड नेक्स्ट लेवल लीडर शुड वो आपकी लेगेसी को आगे, वो मतलब जो कल्चर है उसको आगे लेके जाएं। So I think that would सबसे अच्छी वही बेस्ट लेगेसी वही होगी एक लीडर छोड़ सकता है। अपने जैसे लीडर्स बनाए। हाँ, मतलब जो एक वर्क कल्चर, अच्छा वर्क कल्चर है, उसको कंटिन्यू कर सके इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़रूरी नहीं कि वो अपनी कॉपी बनाए, बट एटलीस्ट मीन्स लीडर्स वो अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सकते हैं। मुझे ना ये कन्वर्सेशन में इतना मज़ा आ रहा है और लग रहा है बस ये ख़त्म ही ना हो, लेकिन अभी हम अपने लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। लास्ट में अगर आप हमारे व्यूअर्स और जो लिसनर्स हैं उनको कोई एक एक्शनेबल एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? राइट, तो आई थिंक एज आई सेड, बी हम्बल, बी क्यूरियस, तो हमेशा सीखने की कोशिश करें, एंड बी रेडी टू लर्न। क्योंकि सी व्हेन ए पर्सन इज क्यूरियस एंड रेडी टू लर्न, द चांस ऑफ हिम ग्रोइंग इज मच फास्टर, इज बेटर। क्योंकि मैंने एक बार एक वो पढ़ी थी सेइंग, विच सिंपल सेइंग, इट सेज लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। अच्छा, तो आई थिंक डेफिनेटली आज की जो कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं मैं कैरियर में ग्रो करूं, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए लर्निंग माइंडसेट। I think there are beautiful books also written on that, on growth mindset. तो I think एक मैं ये कहूँगा कि there are wonderful books out there. So be ready to learn, be lifelong, एक आदमी को learner होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा जो listeners हैं, मतलब that they should be ready to upgrade their learning as they go forward. So learning is equal to earning. So if you want your earning to go faster up, start learning faster. So I think books are, that's why I also thought to write a book, because I always found a lot of knowledge in books. I think there are so great books are there out there. So I always encourage people to read and upgrade their knowledge, और उससे क्या होता है कि आपका पर्सपेक्टिव भी बढ़ता है about the world, and also you are able to understand कि क्या चीज़, what is important in life. So I think I would request them to be a lifelong learners, and I think that has helped me in my career, and I think it can help a lot of other people. True. आज के पॉडकास्ट में मैंने बहुत कुछ सीखा है और आप ना एकदम लीडरशिप के क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन है। थैंक यू। और मुझे नहीं लगता कि सबको आपके जैसा कोच मिल सकता है, बट आपकी जो बुक है लीडर एज अ कोच, एटलीस्ट हम वो पढ़ लें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हम सीख ही लेंगे। और ये पॉडकास्ट में जितना भी आपने बताया मुझे पूरा भरोसा है उससे कहीं ज़्यादा हमें उस बुक में ज़रूर मिलेगा। और थैंक यू यहाँ। थैंक यू वेरी मच। सो डेफिनेटली देयर आर ग्रेट लीडर्स आउट देयर। तो मैं तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है ये कि थ्रू माय बुक मैं शेयर कर सकूँ जो मेरी लर्निंग्स है, क्योंकि मैंने भी बहुत से लीडर से सीखा है। तो आई थिंक डेफिनेटली whatever learnings are there I could share, it are there in the book. But I think other than that there are so much knowledge out there and people should look at it. मैं तो अभी I've just started my website also, just gsgarewal.com. Yes. So I will try to put whatever my learnings are into that website ताकि लोगों तक पहुंच सके. Yeah, so thank you first I think for calling me here. आपने बुलाया और इतनी अच्छी डिस्कशन हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा सब ये डिस्कशन शेयर करके, कम्युनिकेट करके।
थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। या थैंक यू फॉर कमिंग एज वेल। और आपकी जो बुक है वो अमेजोन में अवेलेबल है, तो उसका लिंक भी हम इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को दे देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।